दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको डर का एहसास तो होगा ही, साथ ही आपका दिल भी दहल जाएगा कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो कहने को तो इंसान हैं मगर है जानवरों से भी बदतर। आप इस कहानी में सुनेंगे कि कैसे ये जानवरों जैसी फितरत के लोग अपने लालच के लिए इंसान की जिंदगी को कुछ भी नहीं समझते और पल भर में किसी भी मासूम की जिंदगी को खत्म कर सकते हैं और इज्जत को भी रोन सकते हैं। और दूसरी तरफ आप सुनेंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो अगर किसी आत्मा से भी वादा कर ले तो उसे भी ताउम्र निभाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। रात के 2 बजे सारंग के मोबाइल की घंटी बजी। सारंग ने नींद में ही कॉल रिसीव की। कॉल पर उसकी फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड शंकर की आवाज आई। वो काफी डरा हुआ था और वो सिर्फ 3 ही लफ्ज बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गई। यह सुनकर सारंग की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, आपको सारंग के बारे में बता दें, जिस समय सारंग पैदा हुआ था उसी समय उसकी माँ की मौत हो गई थी। जब सारंग कुछ बड़ा हुआ तो उसके पापा ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था। अब सारंग 20 साल का हो चुका था। सारंग विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक उसे उसके पापा की मौत की खबर मिली। पापा की मौत की खबर सुनते ही उसे गहरा सदमा लगा और वो तुरंत वापस हिंदुस्तान आ गया। और अभी 1 दिन पहले ही उसने अपने पापा की फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर निरंजन को फोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री के लिए निकल पड़े। वे दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तो उन्हें मेन गेट का गार्ड दिखाई नहीं दिया, मगर सारंग की आंखें बस शंकर को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। सारंग ने निरंजन को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री में जाकर चेक करो, तब तक मैं गोदाम चेक करता हूँ। जब सारंग गोदाम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां शंकर जमीन पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी मगर उसका शरीर कोई भी हलचल नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त सारंग ने एक और दर्द भरी चीख सुनी। वो चीख इतनी भयानक और खौफनाक थी कि उसे सुनकर सारंग का कलेजा कांप उठा था। वो चीख उसके मैनेजर निरंजन की थी। निरंजन की चीख सुनकर सारंग तुरंत फैक्ट्री की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा निरंजन डरा और सहमा हुआ बाथरूम के कोने में बैठा हुआ था और उस बाथरूम के कोने में बैठकर वो रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वो वापस आ गई, वो वापस आ गई, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे निरंजन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। तभी वहां एम्बुलेंस और पुलिस आ गई। सारंग ने पुलिस को उस घटना के बारे में बताया और घर जाने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकलने लगा। मगर जब वो फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं चल रहा है, उसके साथ और कोई भी चल रहा है। सारंग कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कार का एक दरवाजा खुला हुआ है। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। सारंग को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा था। उसी वक्त उसे एक पुलिस अधिकारी का कॉल आया कि निरंजन की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और शंकर ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस की खिड़की तोड़कर उसके कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया है। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबर से सारंग का दिल दहल उठा था। वो घबराता हुआ घर पहुंचा। इतना सब कुछ होने के बाद अब उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी हसीन और बेहद ही खूबसूरत लड़की की परछाई नजर आई। पता नहीं मगर सारंग को उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। पास आकर वो लड़की बोली, कैसे हो सारंग? सारंग हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? इतना सुनकर सारंग की जुबान पर उसका नाम आया।
अदिति तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर अदिति ने अपनी कहानी सारंग को बताई। वो बोली, मेरे पापा तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन में देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री का एक चक्कर लगाने के लिए गोदाम पर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल भी नहीं था। उन्होंने वो बॉक्स खोल के देखे तो उसमें चरस, गांजा, अफीम और भी कई तरह के नशीले पदार्थ थे। अचानक उन्हें वहां किसी के आने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर वो वहीं छुप गए। उन्होंने देखा वो तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर थे और मेरे पापा ने उनकी सारी बातें सुनी। मेरे पापा को पता चल गया कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है और वो तुम्हारे पापा करते हैं। तभी पापा के हाथों से कुछ सामान नीचे गिर गया तो उन लोगों ने मेरे पापा को पकड़ लिया। उन्होंने मेरे पापा को चुप रहने के लिए कहा, मगर मेरे पापा नहीं माने तो उन्होंने मेरे पापा को मारकर फैक्ट्री के पिछले गोदाम में दफना दिया। मगर मेरे पापा ने मरने से पहले किसी तरह उनकी नजरों से बचकर फोन पे मुझे सब कुछ बता दिया था। और जब मैं पुलिस को लेकर फैक्ट्री पहुंची तो पता चला कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी और उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी जमीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको खत्म करके अपना बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिल सकी है, क्योंकि मेरे 6 साल के छोटे भाई अंकुर का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। उसकी बात सुनकर सारंग ने कहा कि मैं अपने पिताजी की गलती तो कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी लेता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद अदिति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन सारंग ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से अंकुर को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगा। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।